देखिए, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को मैं मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस पर यानी कि हम लोग यह चर्चा करेंगे कि आखिर यानी कि पहले जब यानी कि क्या था कि भौगोलिक खोज की शुरुआत नहीं हुआ था, भौगोलिक खोज की शुरुआत नहीं हुआ था। तो भौगोलिक खोज के पहले भी यानी क्या करता था कि भारत से व्यापार क्या करता था? कौन? यूरोप के लोग। कौन करता था? यूरोप के लोग। देखिए आखिर कैसे करता था, यानी कि जब यानी कि क्या जल मार्ग के बारे में पता नहीं था। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि वास्को डी गामा ने किसका खोज किया? भारत का खोज किया। ऐसा नहीं है कि भारत ही नहीं कि क्या कि था ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं था। भारत था, भारत से सब कोई लोग व्यापार भी क्या करता था? वह करता था स्थल मार्ग से होते हुए। किस मार्ग से होते हुए करता था? स्थल मार्ग से व्यापार करता था। लेकिन जब क्या था कि भौगोलिक खोज की शुरुआत नहीं हुआ था, यानी कि भौगोलिक खोज के पहले तो ये लोग स्थल मार्ग से जो व्यापार क्या करता था, तो इसमें से यानी कि क्या होता था कि काफी ज्यादा समय लगता था स्थल मार्ग से व्यापार करते हुए। यानी कि साल में ये सिर्फ एक ही बार खेती कर साल में यह सिर्फ एक ही बार यानी कि व्यापार करता था। ताकि व्यापारी लोग, कौन लोग? व्यापारी लोग। किससे? स्थल मार्ग से। तो देखिए इसे क्या होता था कि विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था और रास्ते में इसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था और हर एक क्षेत्र में यानी कि क्या होता था कि अलग अलग टैक्स की वसूली क्या करता था। तो आखिर यानी कि क्या जरूरत पड़ा? ये लोग स्थल मार्ग से व्यापार कर ही रहा था, लेकिन इन लोगों को क्या जरूरत पड़ गई? आखिर क्या कारण हुआ जो कि इन लोगों ने, किसने? पुर्तगालियों ने, यानी कि यूरोपीय कंपनी ने। किसने? यूरोपीय कंपनी ने यानी कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत किया। किसका शुरुआत किया? भौगोलिक खोजों का। तो देखिए आज हम लोग इसी पर यानी कि क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को क्या बताया कि यानी कि पहले भी यानी कि क्या होता था कि भारत वाले क्षेत्र से व्यापार क्या करता था? वह किस मार्ग से? स्थल मार्ग से होते हुए। यानी कि साल में मात्र एक ही बार व्यापार करता था, वो भी क्या 6 महीने जाने में, 6 महीने आने में घोड़ा से या ऊंट से यानी कि क्या करता था? उसके सामान लादकर ये लोग यानी पैदल यानी कि यात्रा करके यानी कि व्यापार क्या करता था। तो कारण क्या हुआ कि ये लोग व्यापार कर रहा था? और एक कारण यानी कि कारण क्या हुआ, जैसे कि कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र यानी कि बीच में पड़ता था। तो कुस्तुनतुनिया पर क्या होता है कि तुर्की साम्राज्य यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का 1453 ईस्वी में क्या हो जाता है कि इसका अधिकार हो जाता है। कहाँ पर? कुस्तुनतुनिया पर तुर्की साम्राज्य के लोग यानी कि क्या कर लेता है कि इस पर अधिकार कर लेता है, जिससे कि यानी कि क्या होने लगा कि ये लोग काफी ज्यादा टैक्स की वसूली करने लगा, जिससे कि यानी कि उनसे व्यापार करने में किसी भी प्रकार की कोई लाभ नहीं होने लगा, काफी ज्यादा रकम वसूली करने के कारण। तो क्या क्या कि यूरोपीय कंपनी लोगों ने, यानी कि यूरोपीय व्यापारी लोगों ने, उन्होंने एक नया मार्ग ढूंढने का कोशिश किया। क्या क्या? एक नया मार्ग ढूंढने का कोशिश किया, जिससे कि व्यापार हुआ फिर से भारत वाले क्षेत्र से कर सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगाली यानी कि व्यापार की शुरुआत किसने किया, यानी कि भौगोलिक खोजों के द्वारा। तो व्यापार की शुरुआत किसने करता है कि पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने। किसने करता है? पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने क्या करता है कि भौगोलिक खोजों की क्या करता है? शुरुआत करता है। क्या करता है? भौगोलिक खोजों की शुरुआत। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि आप लोग एक क्लास के एनसीईआरटी में है कि विभिन्न प्रकार के यानी क्या यात्री निकले किसके? भारत की खोज करने के लिए, लेकिन किसी ने भी खोज नहीं कर पाया। उसमें से खोज सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया, वो भी यानी क्या एक व्यापारी की सहायता से, जो कौन था? वास्को डी गामा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि कब 1492 में, कब 1492 ईस्वी में कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। यानी कि क्या होता है कि भारत का खोज करने के लिए निकला। किसका खोज करने के लिए निकला? भारत का खोज। लेकिन यह भारत का खोज यानी कि क्या, जब जैसे ही निकला यहाँ से यानी कि अपने यूरोप के क्षेत्र से निकला और यह यानी कि सीधे यानी कि जल मार्ग में यानी कि किसी भी प्रकार के दिशा सबके बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण यह सीधा कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका।
तो वहां देखा कि इसने वहां के लोग गोरे गोरे हैं, लाल लाल है, जिसके के कारण यानी कि क्या सोचा कि यही इंडिया होगा, यही भारत होगा, जिसके के कारण उसने यानी कि क्या अमेरिका का नाम क्या रख दिया, रेड इंडिया। क्या रख दिया, रेड इंडियन। किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब, 1492 ईस्वी में। तो किसका खोज किया, अमेरिका का। किसका खोज किया, अमेरिका का। अब देखिए, अब अमेरिका का नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो अमेरिका का यानी कि जो नाम रखा गया वह कौन था, अमेरिगो वेस्पूची। कौन था, अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर रखा गया है अमेरिका। अब देखिए, जैसे कि आप लोग फिर यानी कि क्या पढ़े हमें कि 1515 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में कौन निकला, मैगलन। किसका खोज करने के लिए, भारत का खोज करने के लिए। किसका खोज करने के लिए, भारत का खोज करने के लिए। लेकिन उसने भारत का खोज नहीं कर पाया, बल्कि यानी कि जब जलीय मार्ग के द्वारा पूरा विश्व का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसने भारत का खोज नहीं कर पाया। तो ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला जहाजों से वह कौन था, मैगलन। कब, 1515 में। कब लगाया था, 1515 में। अब देखिए, उसी तरह से यानी कि क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि 1492 ईस्वी में क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस खोज करने के लिए निकला भारत का, लेकिन वह कहां पहुंच गया, अमेरिका। उसने क्या रख दिया, वहां के लोग देखा कि लाल लाल गोरे गोरे हैं, इसके लिए इसीलिए उसका क्या नाम रख दिया, रेड इंडियन। और अमेरिका किसके नाम पर पड़ा, अमेरिगो वेस्पूची। और फिर ये देखिए क्या होता है कि 1515 ईस्वी में कौन निकला, मैगलन, भारत का खोज करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, जहाज के द्वारा यानी कि जलीय मार्ग द्वारा, जहाज से जलीय मार्ग द्वारा यानी क्या करता है, पूरे विश्व का चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसे भारत मिलता नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि 1515 ईस्वी में यानी कि कौन ऐसा यानी कि नाविक था जिसने पूरा विश्व का चक्कर लगा लिया, वह कौन था, मैगलन। कौन था, मैगलन। अब देखिए, यानी कि सेम उसी तरह से कि ऑस्ट्रेलिया का खोज। तो देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि ये वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे यानी कि क्या पानी के बीच वाले क्षेत्र में इसका क्या है, ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का खोज, जैसे कि आप लोग यदि एनसीईआरटी पढ़े होंगे यदि 8th क्लास में, और यदि आप लोग को ये पता भी होगा, यदि किसी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का खोज इसने जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज जेम्स कुक ने किया था। तो आप लोग को यानी कि यहां तक तो यानी क्या समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इसके यानी कि आगे बताते हैं, यानी कि अब यानी कि क्या होता है कि यानी कि जलीय मार्ग के द्वारा भारत का खोज कैसे हुआ। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक यूरोप का का, जैसे कि यूरोप ये वाला क्षेत्र में पड़ा जाता है। एक यहाँ का यानी कि कौन था, यूरोप का राजा कौन था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। कौन था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। कहाँ का, यूरोप का राजा था। और देखिए, ये इसका एक क्या था कि राजधानी क्या था, लिस्बन। राजधानी कहाँ था, लिस्बन। तो जैसे कि आप लोग को क्या बताया कि यहाँ पर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है।
और इसने काफी ज्यादा रकम की वसूली करने लगता है। रकम की वसूली का विभिन्न क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, तो वह हर एक क्षेत्र में क्या होता है कि अलग अलग यानी कि टैक्स वसूला जाता है, जिससे कि यानी क्या हुआ कि यहाँ के व्यापारी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई बचत नहीं होने लगा। तो अब बचत नहीं होने लगा, बताइए आप ही किसी कहीं से व्यापार करने किसी क्षेत्र से, यदि आपको रास्ते में काफी ज्यादा लगान की वसूली करना, लगान देना पड़े किसी को, तो आपको बचत नहीं होगा। क्या आप उन क्षेत्रों से व्यापार कीजिएगा? उन रास्तों से आप क्या कीजिएगा कि दूसरे क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू कीजिएगा, कुछ नया तरीका अपनाइएगा, कुछ नया रास्ता निकालिएगा। तो उसी तरह से यानी कि क्या होता है कि यहाँ से यानी कि कौन था कि यूरोप का राजा कौन था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। और एक समुद्री पथ प्रदर्शक कौन था? समुद्री पथ प्रदर्शक कौन था? बार्थोलोमिया ऑफ डियाज। कौन था? बार्थोलोमिया ऑफ डियाज। तो देखिए इसने यानी कि क्या किया था कि जैसे कि अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो क्षेत्र है यहाँ पर यानी कि एक नुकीला आकार का जलीय वाले भाग में निकला था। क्या निकला था? नुकीला आकार का जलीय वाले भाग में सकरा आकार का जो निकला था, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरी। क्या बोलते हैं? अंतरी। तो समुद्री पथ प्रदर्शक जो था बार्थोलोमिया ऑफ डियाज, इनको इस बात का पता था कि यहाँ पर यानी कि अंतरिक्ष तक आने के बाद यानी कि क्या, जो हम लोग पूर्वी क्षेत्र की ओर जो यानी कि जलीय मार्ग में गमन करेंगे और चलते चलते जो हमें स्थल भाग दिखाई दे देगा, वह क्या होगा? भारत। वह क्या होगा? भारत। देखिए तो यानी कि वह क्या होगा? भारत। और इसी जगह एक क्या है? मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप। तो इस सक्रिय भाग अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप के सक्रिय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। तो देखिए पहले भी बताया क्या, बार्थोलोमिया ऑफ डियाज को इस बात का पता था कि जैसे यानी कि क्या, इन जगह पर आने के बाद और इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद जो हम लोग पूर्वी ओर मुड़ेंगे, कहाँ मुड़ेंगे? पूर्वी ओर, वह क्या होगा? भारत होगा। तो इन्हीं की सहायता से यानी कि क्या होता है कि इसको वास्को डी गामा को तैयार किया जाता है। और यानी कि जब वास्को डी गामा यानी कि क्या तैयार हो जाता है, तो वह इनके सहायता से, मैप की सहायता से क्या यहाँ तक आता है। तो देखिए इसका यानी कि क्या, जो अंतरिक्ष जिसको कि हम लोग बोलते हैं आशा का अंतरिक्ष, इसके खोज कब किया था? 1487 ईस्वी में। इसने क्या था? बार्थोलोमिया ऑफ डियाज ने आशा के अंतरिक्ष की खोज। तो यहां से यानी कि क्या होता है कि कौन? वास्को डी गामा चला। वास्को डी गामा चला। यहां तक आने के बाद इसको आशा का अंतरिक्ष इसलिए कहा जाता है हम लोग, क्योंकि इस जगह से यानी कि एक मन में आशा हो गया कि नहीं, यानी कि इस जगह से क्या हम लोग भारत जा सकते हैं। किसको? वास्को डी गामा को। और इस बात का किसको पता था? बार्थोलोमिया ऑफ डियाज। लेकिन जल मार्ग में कोई उतना जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या क्या वास्को डी गामा ने उन जोखिमों को उठाया। जल मार्ग के द्वारा चलते चलते क्या क्या उसने भारत का खोज किया। यहां से यानी कि काम चला, इंग्लिश चैनल को पार करते हुए क्या बताया कि यानी कि पूरब की ओर जो मुड़ेगा, जो क्षेत्र यानी कि क्या हमें दिखाई देगा, वह क्या होगा? भारत। वह क्या होगा? भारत। ये बात यानी क्या, इसको बता दिया गया था। और इसके बोला कि रास्ते में क्या हमें एक सहायता यानी कि कोई हेल्प चाहिए, यानी कि सहायता करने वाला जो होता है ना, तो वह कौन था? एक अब्दुल मस्जिद नामक व्यापारी था। यानी कि वास्को डी गामा का ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए वास्को डी गामा यहां से चला अब 1492 ईस्वी में। कौन चला? वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा चला किसका खोज करने के लिए? भारत का खोज करने के लिए। किसका खोज करने के लिए? भारत का। और रास्ते में एक व्यापारी ने क्या क्या सहिता किया? क्या क्या सहिता? उसका नाम क्या था? अब्दुल मस्जिद, जो कि कहाँ का था? गुजरात का। कहाँ का था? गुजरात का। तो देखिए कौन जा किसके साथ? वास्को डी गामा के साथ। ये पहुंचा कहाँ पे? ये वाले क्षेत्र को आप लोग पढ़ते होंगे मैप में, इंडिया के मैप में क्या है? केरल। कौन है? केरल। जब यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचने के बाद जो भी यहाँ के व्यापारी लोग थे, तो देखिए अब वास्को डी गामा चला है वह यानी कि कहाँ पहुंचा? केरल पहुंचा। कब पहुंचा? वास्को डी गामा केरल में कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर। बंदरगाह पर कब? 17 मई 1498 ईस्वी। तो देखिए ये कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को। तो जब ये 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा और यहाँ का जो यानी कि कौन था? शासक जो था वह कौन था? जैमोरिन। कौन था? जैमोरिन। तो यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ के व्यापारी लोगों ने देखा कि ये अजीब व्यक्ति है, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, टोपी है, और जल मार्ग में जो चल रहा था तो उसने यानी कि ऊनी वस्त्र जो काफी लंबा टाइप का यानी घुटना तक जो पहना था, सब कोई अजीब रह गया और इसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन तब इसकी सूचना किसको? कालीकट के शासक राजा जैमोरिन को मिला, और जैमोरिन यहाँ पर यानी कि उसने अपने मंत्री को भेजा और वास्को डी गामा को अपने दरबार में बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया? वास्को डी गामा को अपने दरबार में। तो उससे पूछा गया, उसकी भाषा देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर किसी राजा के दरबार में क्या होता है कि एक मंत्री होता है जो कि अनुवादक बोलते हैं जिसको हम लोग, यानी कि वह हर एक भाषा को यानी कि अनुवाद करके बताता है। तो उसी में से यानी कि बोला गया कि वास्को डी गामा को पूछा गया तो उसकी वो बोलते गया, और उसका जो मंत्री था, अनुवादक था, यानी कि राजा को बतलाते गया, बोला कि हम लोग यहाँ पे यानी कि भारत के बारे में पता था, भारत के बारे में पता था, लेकिन समुद्री मार्ग से, जलीय मार्ग से पता नहीं था। इसलिए हम लोग खोज करते करते यानी कि काफी लंबा समय तक यानी कि जल मार्ग में यात्रा करते हुए हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? भारत। आखिर बोला कि आखिर तुम भारत आए तो क्या उद्देश्य तो तुम्हारा कुछ होगा, लेकिन तुम इतना जोखिम उठाए हो, आखिर तुम्हारा तो कुछ उद्देश्य होगा। बोला कि हमें सिर्फ भारत की खोज करना और यहाँ से हमें कुछ सामाने को ले जा करके, मसाले वगैरह ले जा करके, इनको जा करके क्या करना है कि अपने क्षेत्र में बेचना है, यूरोप के बाजार में बेचना है। तो राजा ने बोला कि ठीक है तुम ले जाओ। जिसने? कालीकट के शासक जैमोरिन ने बोला कि नहीं ठीक है तुम ले जाओ। तो फिर यानी कि यहाँ से यह क्या होता है कि 1498 ही ईस्वी में यानी कि कौन? वास्को डी गामा क्या होता है कि पुनः वापस लौट जाता है। क्या लेकर? मसाला लेकर। क्या लेकर? मसाला लेकर। तो देखिए एक सेकंड ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि वास्को डी गामा यूरोप लौटा। कहाँ लौटा? यूरोप। क्या लेकर? मसाला लेकर। मसाला लेकर तो उसने अपने बाजार में बेचा। कहाँ पे बेचा? अपने बाजार में। तो कितना लाभ कमाया? 60 गुना। कितना लाभ कमाया? 60 गुना। तो देखिए इसने 60 गुना। अब तो बताइए कि यानी कि जो व्यक्ति यानी क्या इतना यानी कि दूर से यात्रा करके यानी कि उसका आयात निर्यात का खर्चा काट करके और यानी कि वह अपने बाजार में बेचा तो उसको कितना गुना लाभ हुआ? 60 गुना। मान लीजिए कि आने जाने में यानी कि क्या आपका 1 रुपया खर्च हुआ, और उसमें से यानी कि क्या आप यानी कि उन सभी सारा चीजों को यानी क्या मैनेज करके आपको 60 रुपया का बचत हो रहा है,
काफी ज्यादा बचत हो रहा है, वो भी क्या जल मार्ग के द्वारा उतना जोखिम भरे यात्रा के साथ। तो जिसके के कारण यानी कि क्या हुआ कि सभी व्यापारी जो थे, सभी व्यापारियों में एक प्रकार से मानिए तो मुख्य यानी कि चर्चाएं फैल गई, आखिर यानी कि भारत से यानी कि ला करके बेचा तो यानी क्या इतना लाभ हुआ, हम लोग को भी जाना चाहिए, हम लोग को भी व्यापार करना चाहिए। तो उसी में से एक कौन आया 1500 ईस्वी में, कौन आता है 1500 ईस्वी में, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कौन आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, कब आया 1500 ईस्वी में। तो देखिए हाँ, और एक सेकंड एक चीज भी याद रख लीजिएगा, वास्को डी गामा जो यानी जिस जहाज से आया था उसका नाम क्या था, हेक्टर। वास्को डी गामा लिख लीजिए, यानी कि वह हेक्टर नामक जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज से आया था। कौन, भारत, वास्को डी गामा। आप लोग यानी कि ये बात याद रख लीजिएगा कि हेक्टर नामक जहाज से भारत कौन आया था, वास्को डी गामा। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल यानी कि क्या होता है कि भारत आता है व्यापार करने के लिए। क्या आता है, भारत आता है व्यापार करने के लिए। कौन है, वास्को डी गामा। और इन्हीं के साथ, इन्हीं के कुछ दिन बाद क्या था कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः कहाँ आया, भारत। देखिए 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, यानी कि यहाँ से काले मिर्च को लेकर के गया, मसाले वगैरह सामानों को लेकर के गया, कच्चे पदार्थों को, और यहाँ से ले जाकर के यूरोपीय बाजार में बेचा, 60 गुना लाभ हुआ। पुनः यानी कि फिर वो कब आता है 1502 ईस्वी में, कौन, वास्को डी गामा कहाँ आया, भारत। और इसी समय 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कोच्चिन, इसको कोच्चिन को क्या क्या मुख्यालय बनाया, कोच्चिन को क्या क्या मुख्यालय बनाया, कब, 1503 ईस्वी में। किसने, पुर्तगालियों ने, किसने, पुर्तगालियों ने, यानी कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए। आखिर मुख्यालय कोई क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको क्या करना है, व्यापार करना, और शासक के भी द्वारा क्या उसको अनुमति मिल ही गया है, यानी कि नहीं तुम यहाँ से यानी कि कोई भी कच्चे पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ या मसाले वगैरह ले जाकर के तुम अपने बाजार में बेच सकते हो। तो इसीलिए क्या किया कि 1503 ईस्वी में यानी कि कोच्चिन में क्या करता है कि अपना मुख्यालय बनाता है। और 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में कहाँ पे, कन्नूर, कहाँ पे, कन्नूर में। तो देखिए 1503 ईस्वी में कहा होगा, कोच्चिन, 1505 ईस्वी में कन्नूर। अब फिर देखिए इन्हीं चीजों को क्या होता है कि नोनी डी कुनहा के द्वारा यानी कि परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या कर देता है, परिवर्तन। फिर यानी कि इन्हीं मुख्यालयों को यानी कि जिसको हम लोग राजधानी बोलते हैं वो दूसरी जगह ले जाता है, कब, 1530 ईस्वी में। तो आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे तो उतारने में आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक सेकंड आप लोग उतार लीजिए। तो हो गया होगा, देखिए तो यहां तक यानी कि आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, पूरा मिटाते हैं। तो अब देखिए जैसे कि क्या बताया कि 1500 में यानी कि 1500 में कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज
कैबरल। और फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः का भारत आगमन। कहाँ था भारत आगमन। फिर देखिए 1503 ईस्वी में कोच्चि को मुख्यालय बनाया। क्या क्या मुख्यालय। और 1505 ईस्वी में किसको कन्नूर को, किसको कन्नूर को। तब उसके बाद देखिए यानी कि क्या होता है कि देखा कि जो कि वहां के यानी कि शासक थे, राजा थे, जो कि वंशानुगत थे, तो उसने देखा कि यानी कि काफी ज्यादा व्यापारी लोग भारत की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, भारत की ओर बढ़ रहा है। तो इसने सोचा कि आखिर क्यों ना यानी कि व्यापारियों लोगों के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित किया जाए अपने यानी कि किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा, अपने गवर्नर। तो फर्स्ट यानी कि देखिए यानी कि क्या होता है कि एक पुर्तगाली गवर्नर को बहाल किया जाता है। कहां पर, भारत वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। वह कौन था, अल्पसासो। तो देखिए तो वह कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वह कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल था। तो देखिए इसको क्या कहते हैं कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। यूरोप में किसको बहाल किया गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, यानी कि यूरोपीय राजाओं ने व्यापारियों के लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो को क्या कहते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। कहां पर, भारत वाले क्षेत्र में व्यापार कर। और इसने शांत जल की नीति को अपनाया। शांत जल की नीति को क्या करता है कि अपनाया, लेकिन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी। शांत जल की नीति को क्यों अपनाया गया, क्योंकि यह लोग हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र था, या जो कि ये लोग अरब सागर वाले क्षेत्र से जो यानी कि क्या करता था कि हिंद महासागर, अरब सागर, उस पर यानी कि पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, अपना एक अधिकार को स्थापित करना चाहता था। इसने यूरोपीय व्यापारी लोगों ने, यानी कि यूरोपीय सरकार ने, यूरोपीय राजाओं ने, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। और उसने क्या किया कि शांत जल की नीति, यानी कि अपने मतलब कि व्यापार जो करना है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, अरब सागर में, तो उसमें यानी कि क्या करना है कि शांति पूर्वक करना है, किसी को किसी भी प्रकार से आपस में मतभेद नहीं करना है, यानी कि और अपनी शक्ति को क्या करना है, मजबूत करना। अपनी शक्ति को क्या करना है, मजबूत करना है। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और देखिए इसी टाइम में यानी कि क्या होता है कि कब 1508 इसमें में क्या था, मिस्र, तुर्की और मुस्लिमों के बेड़ों पर यानी कि क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्या कर लिया, अधिकार। कब, 1508 ईस्वी में। कब किया जाता, 1508 ईस्वी में। देखिए तो यहाँ पे यानी कि ये तो यहाँ इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया कि 1508 ईस्वी में इसमें एक गुजरात, मिस्र, तुर्की, मुस्लिमों के यानी कि बेड़ों पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार। इसको गुजरात भी लिख देते हैं आप लोग को, यानी क्या होगा, गुजरात क्या कर लेता है, अधिकार। और 1500 यानी कि आक्रमण यानी कि उस पर यानी कि नियंत्रण कब करने का कोशिश किया, 8 में। और 1509 ईस्वी में यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है। पूर्ण रूप से क्या कर लिया, अधिकार
तो देखिए इसका कार्यकाल यानी कितना तक था, 9 तक। किसका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। आप लोग समझ सकते हैं कि पहले कौन आया 1500 ईस्वी में, यानी वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए आया। 1492 ईस्वी में चला था। 1417 में 1498 ईस्वी में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, केरल पहुंचा। केरल के कालीकट बंदरगाह पर वहां का शासक कौन था, जेमोरिन था। उन्होंने यहाँ से मसालों को ले जाकर के जब यूरोपीय बाजार में बेचा, तो यूरोपीय बाजार में बेचने के बाद उसे कितना गुना, 60 गुना का लाभ हुआ। कितना गुना का, 60 गुना का। फिर 1500 ईस्वी में कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल व्यापार करें। फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत का आगमन होता है। 1503 ईस्वी में क्या कहता है, कोच्चिन को अपना मुख्यालय, और 1505 ईस्वी में क्या कहता है, कन्नूर में फैक्ट्री की स्थापना करता है। और एक क्या बताया कि जैसे कि यानी क्या कि यूरोपीय शासकों के द्वारा यानी कि एक अपना गवर्नर को बहाल किया गया, नियुक्त किया गया। वह कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि क्या था 1505 से 1509। इसको हम लोग क्या प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में बोल सकते हैं, जो कि बहाल किया था। फिर इसने क्या किया, शांत जल की नीति को अपनाया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। 1508 ईस्वी में क्या किया, गुजरात, मिस्र और तुर्की जो था मुस्लिमों का जो बेड़ो था, उनके क्षेत्रों पर क्या कर लेता, अधिकार कर लेता। किसके द्वारा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नेतृत्व में। और 1509 ईस्वी में क्या होता है कि पूर्ण रूप से यानी कि क्या उन पर अधिकार कर लेता है, कि किसके नेतृत्व में, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब देखिए दूसरा यानी कि गवर्नर जो बनकर आता है, उसको बहाल जो किया जाता है, वह कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो देखिए इसका कार्यकाल कब तक है, 1505 से 1509। और इसका कार्यकाल यानी कि क्या है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का 1509 से 1515 कब तक है। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कार्यकाल 1505 से 1509 और अल्फांसो डी अल्बुकर्क का 1509 से 1515। देखिए जैसे ये आया कहां पर, भारत, जब ये गवर्नर के रूप में यानी कि नियुक्त होकर के आया, तो इसने यानी कि देखिए क्या करता है कि फर्स्ट नंबर में जो कि यहाँ पे क्या बताएं कि 1503 ईस्वी में कोच्चिन पर अधिकार करता है। किस पर अधिकार करता है, कोच्चिन पर। ये एक मुख्यालय के रूप में था, लेकिन इसने क्या किया कि कब 1500 उसके पहले यानी कि 1500 कोच्चिन को इसने भी क्या करता है, कोच्चिन को, इसको कोच्चिन को मुख्यालय यानी कि एक मजबूती दिया। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। किसने दिया, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। और इसको पुर्तगाली शक्ति का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। किसको, यानी पुर्तगाली शक्ति का, यानी पुर्तगाली व्यापारियों का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको बोला जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्यों बोला जाता है, देखिए इसने क्या किया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, कि भारत वाले क्षेत्र में व्यापार करना है, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना है, यानी कि व्यापार को क्या करना है, क्षेत्र में विस्तार करना है। व्यापार में क्या करना है, क्षेत्र में विस्तार करना है। किसका उद्देश्य था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। देखिए इधर यानी कि बताते हैं, सर ऊपर वाले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। इसको मिटाते हैं, फिर इसके बारे में आगे बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लिखिए, जैसे कि क्या है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो था अल्फांसो डी यानी कि अल्बुकर्क जो था, इसने यानी कि क्या किया कि व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना, व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाना एवं नियंत्रण
स्थापित करना। क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना। तो देखिए व्यापार को क्षेत्र को कैसे बढ़ाया कि 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में क्या होता है कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, कौन था? यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है कि गोवा को छीन लिया जाता है। गोवा को छीन, जैसे कि गोवा आप लोग तो जानते हैं, गोवा यहाँ पे एक छोटा सा रूप है इंडिया का। तब 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है? गोवा को छीन लेता है। और फिर 1511 ईस्वी में क्या होता है कि मलक्का पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लिया? मलक्का पर अधिकार कर लिया। किसने? सासोडी अलबुकर्क। इसके शासनकाल के बारे में बता रहे हैं। 1509 से 1515 है ना, तो देखिए 1510 1511। 1510 ईस्वी में गोल टाइप का है यहाँ पे 10 में, तो गोल टाइप का यहाँ पे है छोटा ऐसा। ये ऐसे याद रख सकते हैं कि बीजापुर के शासक कौन होगा? यूसुफ आदिल शाह। ये गोवा पर नियंत्रण का स्थापित किया 1510 ईस्वी में। किसने? पुर्तगालियों ने। जिस तरह यहाँ छोटा सा गोल टाइप, तो उसी तरह से गोवा इंडिया में है छोटा सा। फिर 1511 में जैसे कि मलक्का को दोनों एक समान वर्ड आता है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है? एक समान वर्ड, यानी कि 11 इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर 1511 ईस्वी में क्या क्या? मलक्का पर अधिकार किया। देखिए उसके बाद क्या होता है कि 1515 ईस्वी में देखिए यह व्यापार में के क्षेत्र में क्या कर रहा है? विस्तार करते जा रहा है और एक दूसरे क्षेत्र पर क्या नियंत्रण स्थापित करते जा रहा है। इसीलिए यानी कि क्या कहा कि सासोडी अलबुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का क्या कहा जाता है? कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए 1515 ईस्वी में होर्मुज नामक क्या था कि एक बंदरगाह था। होर्मुज नामक क्या था? एक बंदरगाह था। तो देखिए कि 1515 में होर्मुज नामक बंदरगाह पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार। तो कब? 1515 ईस्वी में कब कर लेता है? यानी कि अधिकार कर लेता है। तो देखिए आखिर ये होर्मुज नामक बंदरगाह पड़ता कहाँ था? यह क्या है कि फारस की खाड़ी, कहाँ पे पड़ेगा? फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र पे। फारस की खाड़ी, देखिए फारस की खाड़ी जैसे कि आप लोग को मैप में यानी कि बताए होंगे कि यानी क्या था, जैसे कि ये क्या है कि आपका एक सेकेंड, ये क्या है कि अफ्रीका है। अफ्रीका से इस तरह से, तो देखिए ये अफ्रीका है, हाँ देखिए, और इधर यानी क्या आ जाता है? इधर इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। और इसके बगल में ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर। तो देखिए यही फारस के खाड़ी में क्या था कि होर्मुज नामक एक बंदरगाह था, जिस पर यही क्या करता है कि 1515 ईस्वी में क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ये तो समझ में आ गया। तो देखिए तो अधिकार कर लिया क्या करने के लिए? व्यापार में बढ़ावा देने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार में बढ़ावा देने के लिए, उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो देखिए इसमें यानी कि क्या कर रहा है कि क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है और यानी क्या व्यापार करने के लिए वो अपना नियंत्रण भी स्थापित कर रहा है, अपना नियम कानून भी बना रहा है। कहां पर? भारत वाले क्षेत्र में। कहां पर? भारत वाले क्षेत्र में। और उसी टाइम में कब? 1500, और इसके पहले एक चीज और समझ लीजिए कि इसी के शासन काल में, किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के शासन काल में इन्होंने भारतीय स्त्री से विवाह करने का शुरुआत किया। विवाह करने का
शुरुआत किया। वो भी कौन सा स्त्री, जो कि विधवा होती थी। कौन होती थी? विधवा। एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक तरह से हमारे समाज को जागरूकता करने का, समाज को सुधारने का कोशिश कौन किया? पुर्तगाली ने, यानी कि विधवा प्रथा को क्या किया? समाप्त किया। क्यों? वो भी क्या, यहाँ बड़े अधिकारी लोग विवाह नहीं करता, जो कि छोटे छोटे मजदूर लोग होते थे उन लोगों को विवाह करना शुरू किया। और क्या करता है कि अपना एक कॉलोनी बनाया। क्या क्या? अपना एक कॉलोनी बनाया और यहीं पर यानी क्या वो लोग आपस यानी कि विवाह करके यहीं पर अपना गुजर बसर घर बनाकर रहने लगा और अपना एक क्षेत्र बनाया। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे क्या, गोवा से यानी कि क्या पुर्तगाली लोगों को आजाद कब कराया गया? 1961 में। आप लोग जानते होंगे कब कराया गया था? 1961 में। और देखिए इस पर यानी कि कब क्या था? 1503। और उसको फिर से यानी कि नोनी डी कुन्हा के द्वारा उसको राजधानी कब बनाया जाता है? 1530 ईस्वी में गोवा परिवर्तन कर दिया जाता है, जो कि इस पर से यानी कि पूरी तरह से नियंत्रण कब हटाया गया? 1961 में। और 1515 ईस्वी में, तब 1515 ईस्वी में क्या करता है कि गोवा में, यहाँ पर गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा एक सेंट जेवियर का निर्माण करता है। सेंट जेवियर चर्च का क्या करता है? निर्माण किया। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा, जिसको कि हम लोग पुर्तगाली शक्ति का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। यहाँ लिख देते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, यानी कि 1509 से 1515। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। तो देखिए आप लोग का हो गया होगा, इसका मिटा दें। अब देखिए इसके पहले यानी क्या वास्को डी गामा भी गवर्नर के रूप में रहा 1524 से 29। कौन रहा है? वास्को डी गामा भी। तो देखिए वास्को डी गामा अपना कोई खास नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या कि नोनी डी कुन्हा, नोनी डी कुन्हा, इसके बारे में नोनी डी कुन्हा के बारे में, यानी कि 1530। तो नोनी डी जो कुन्हा थे, तो नोनी डी कुन्हा यानी कि एक पुर्तगाली गवर्नर के वास्को डी गामा के बाद होता है। कब होता है? वास्को डी गामा के बाद। तो देखिए 1500 सबसे पहले यानी कि जब 1530, तो इसने क्या किया कि जैसे कि क्या बताते हैं कि 1503 ईस्वी में आप लोगों को बताए थे ना कि कोच्चि को अपना कब क्या था? राजधानी यानी कि एक तरह से मुख्यालय बनाया था। तो इसने यानी कि क्या किया? राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन कहाँ लाया? गोवा। किसको बनाया गया? गोवा को। कब? 1530 ईस्वी। कब बनाया? 1530 ईस्वी। देखिए 1503 ईस्वी में कोच्चिन में क्या था? नहीं, जैसे कि यहाँ पे बताए थे। अब फिर यानी कि जैसे ही नोनी डी कुन्हा यानी 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त होकर आता है, तो इसने सबसे पहले यानी क्या किया? राजधानी को परिवर्तन किया। कहाँ लाया गया? गोवा। गोवा को यानी कि व्यापार का पुर्तगाली लोगों ने एक मुख्य केंद्र बनाया। क्या बनाया? मुख्य केंद्र बनाया। किसको? गोवा को। कब? 1530 ईस्वी में। किसके द्वारा? नोनी डी कुन्हा के द्वारा। और देखिए इसने क्या क्या यानी कि गोवा को एक मुख्य कार्य क्या किया? गोवा को अपना क्या क्या? राजधानी बनाया। और यानी कि दूसरा कार्य क्या करता है? इसने भी अपने क्षेत्र में विस्तार किया गया 1534 ईस्वी में। इस पर बेसिन पर अधिकार किया। इस पर अधिकार किया? बेसिन पर। लेकिन इसने भी अपना क्षेत्र को विस्तार कर रहा है। और 1535 ईस्वी में, तब 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार करता है। किस पर अधिकार करता है? द्वीप पर। 1534 में बेसिन, 34 में बेसिन, 1535 में द्वीप पर। 1535 में द्वीप पर अधिकार करता है। किसने?
पुर्तगालियों ने। किसने करता है? पुर्तगालियों ने। और इन्होंने एक अपने साम्राज्य को जो नाम दिया, जो कि इन्होंने भारत वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य व्यापार के लिए भारत वाले क्षेत्र में जो एक साम्राज्य स्थापित किया, तो इन्होंने भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य को एक जो नाम देता है, वह क्या देता है? एस्तादो द इंडिया। क्या नाम दिया जाता है? एस्तादो द इंडिया नाम दिया। यानी कि इन्होंने जो भारतीय वाले क्षेत्र में पुर्तगाली साम्राज्य जो स्थापित किया था, उसका नाम क्या दिया? एस्तादो द इंडिया। किसने? नोनी डी कुनहा ने। किसने दिया? नोनी डी कुनहा ने। फर्स्ट नंबर में देखिए, जैसे क्या बताइए, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त होकर आया 1503 ईस्वी में कोच्चिन। राजधानी परिवर्तन कहाँ लाया? गोवा। कब? 1530 ईस्वी में। और क्या करता है? क्षेत्र को विस्तार करना शुरू किया 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार किया। 1535 ईस्वी में किस पर? द्वीप पर अधिकार किया। और पुर्तगाली साम्राज्य जो स्थापित किया था, उसका नाम क्या दिया गया? एस्तादो द इंडिया। और देखिए, तो इन्हें क्या होता था कि जो भी अरब सागर वाले क्षेत्र से व्यापार करता था, यानी क्या एक टोकन दिया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। और जो जिसके पास यदि वो टोकन नहीं रहता था, उसकी जहाजी बेड़ों को क्या करता था कि जो सामान से लदे हुए रहते थे जहाज, उसको लूट लिया करता था। तो एक तरह से मुझे क्या किया, पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर चुका था। और जो कि वह कोई और नहीं रहता था लुटेरा, बल्कि पुर्तगाली लोग ही रहते थे। तो यानी क्या, तो भारतीय क्षेत्र में व्यापार करने के लिए एक पद्धति अपनाया। क्या अपनाया? पद्धति। उसको क्या बोलते हैं? कार्टेज अल्मोड़ा पद्धति। और क्या था? कार्टेज अल्मोड़ा पद्धति। यानी कि एक टोकन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? एक टोकन। यदि आप वो टोकन को दिखा दिए तो आपको कुछ नहीं करेगा, आप सुरक्षित हैं। यदि वो टोकन नहीं दिखाए तो आपके सारा का सामान क्या कर लेगा? लूट लिया जाएगा। किसने? पुर्तगालियों ने। किसने किया? पुर्तगालियों ने। और 1556 ईस्वी में क्या करता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करता है। किसने? पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने। किसने किया? पुर्तगालियों ने। तो देखिए, आप लोग इसको यानी कि लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, क्या होता है कि 1542 ईस्वी में एक कौन आता है? मार्टिन डिसूजा के साथ संत जेवियर। कौन? संत जेवियर आया भारत। कब? 1542 ईस्वी में। कौन आता है? मार्टिन डिसूजा के साथ संत जेवियर कहाँ आता है? भारत। और भारत आया तो जैसे कि क्या बताया कि 1556 ईस्वी में किसकी शुरुआत करता है? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और 1560 ईस्वी में एक न्यायालय की स्थापना करता है। क्या करता है? न्यायालय की स्थापना, ताकि उनका यानी क्या किन्हीं भी विषय पर यानी क्या उस पर सही या गलत का निर्णय लिया जा सके। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा।
ये किस धर्म से संबंधित? यहाँ पर सिर्फ न्याय होगा ईसाई धर्म। कौन सा धर्म होगा? ईसाई धर्म से संबंधित। जो ईसाई लोग हैं उन्हीं का यानी क्या होगा, यहाँ पर सुनवाई होगा, और अन्य किसी धर्म का नहीं। जो पुर्तगाली लोग जो आए थे, इनका व्यापार करने हैं, व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या करना? प्रचार प्रसार करना। ये क्या था कि मुख्य उद्देश्य था इसका, यानी कि उद्देश्य यदि पूछा जाए तो व्यापार पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और ईसाई धर्म का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाना, उस पर क्या नियंत्रण स्थापित करना है। क्या करना है? नियंत्रण स्थापित। और देखिए जैसे कि यानी क्या पुर्तगालियों के द्वारा भारत में क्या क्या लाया गया? तांबाकू आप लोग जानते होंगे, आलू, मक्का, सब किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों। पपीता, लीची, ये सब किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगाली ने लाए अमरूद, लीची, पपीता, मक्का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तंबाकू। क्या है? तंबाकू। तो ये था क्या आप लोग का फर्स्ट नंबर में यूरोपीय कंपनी का आगमन पुर्तगाली के बारे में। इसके आगे हम लोग यानी क्या डच आता है, अंग्रेज आता है, फ्रांसीसी आता है, डेनिश आता है, स्वीडिश आता है। इन सब के बारे में यानी हम लोग अगले वीडियो में एक एक वीडियो करके यानी कि बनाते जाएंगे सभी के ऊपर, और आप लोग इनको सही पूर्वक पढ़ते हैं। यदि पसंद अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।